नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 8 विषय हिंदी, इकाई 1 पत्र एवं डायरी, जिसका प्रकार है पत्र। विद्यार्थी मित्रों, आज के आधुनिक युग में मैं जानता हूँ कि संदेश व्यवहार जो डाकघर के माध्यम से होता था वह कम हो गया है, जिसका मुख्य कारण है आज के आधुनिक वैज्ञानिक उपकरण जैसे मोबाइल, फैक्स, ईमेल आदि के द्वारा संदेश व्यवहार ज़्यादा होता है। मोबाइल के आने से तो जैसे संदेश व्यवहार में क्रांति आ गई है। विद्यार्थी मित्रों, संदेश व्यवहार बहुत पुरानी परंपरा है। पुराने जमाने में प्रशिक्षित कबूतरों द्वारा पत्राचार संदेश व्यवहार होता था। फिर यह काम संदेशवाहकों द्वारा होने लगा। राजा महाराजाओं के समय में पैदल या घुड़सवार द्वारा संदेश पहुंचाने का काम होता था। आज के आधुनिक युग में हमारे डाकघर, यानी जिसे आप पोस्ट ऑफिस के नाम से परिचित है, और डाकघर और कुरियर, इन दोनों ने यह जिम्मेदारी संभाली है। विद्यार्थी मित्रों, डाकघर में शुरू में सबसे पहले पोस्टकार्ड द्वारा संदेश व्यवहार की शुरुआत हुई थी। तो यह डाकघर का पोस्टकार्ड है। यहाँ जो लाइनें दी गई है, यहाँ हम जिसे पत्र लिखने वाले हैं उसका पता लिखना है। पता लिखकर यहाँ नीचे जो 6 बॉक्स दिए गए हैं वह पिन कोड नंबर के लिए हैं, जिसे अंग्रेजी में पोस्टल इंडेक्स नंबर भी कहा जाता है, जो 6 अंकों का होता है और हर एरिया का अलग अलग होता है। जैसे सूरत में अगर लिंबायत एरिया है तो उसका पोस्टल इंडेक्स नंबर, पिन कोड नंबर अलग होगा। उसी तरह सूरत में कोई व्यक्ति रांदेर में रहता है तो उसका भी पिन कोड नंबर 6 अंकों का अलग होगा। इस तरह एक ही शहर में बसते हुए भी अलग अलग एरिया के अनुसार पिन कोड नंबर होता है। यह अगर 6 अंकों का पिन कोड नंबर हमने लिख दिया तभी हमारा पता पूरा माना जाता है। फिर पीछे के हिस्से में जो यहाँ से आप पत्र लेखन विषय वस्तु के अनुसार आप किस बारे में पत्र लिख रहे हैं उसकी शुरुआत यहाँ से आप पत्र लेखन द्वारा कर सकते हैं। फिर पीछे यहाँ जो जगह खत्म होती है, यहाँ बाईं ओर आप पत्र जिसे लिखते हैं उसके साथ आपका संबंध और नाम लिखते हैं। इस तरह डाकघर में पोस्टकार्ड के द्वारा संदेश व्यवहार की शुरुआत हुई थी। बाद में डाकघरों ने इस लिफाफे द्वारा भी संदेश व्यवहार की शुरुआत की। इस लिफाफे की वजह थी कि यह जो पोस्टकार्ड है वहाँ हम जो लिखते थे वह कोई भी पढ़ सकता था, इसलिए डाकघर ने यह लिफाफे की शुरुआत की। लिफाफे से यहाँ भी इसी तरह जो लाइनें दी गई है, जिसमें हम जिसे पत्र लिख रहे हैं उसका पता, यहाँ भी इसी तरह पिन कोड नंबर के लिए 6 कोष्टक दिए हैं। इसमें हम 6 अंकों का पिन कोड नंबर लिखेंगे तभी पता पूरा होगा। इसके पीछे इसके हिस्से में आप देखेंगे तो यहाँ जगह है, तो इसमें आप अलग से एक कागज लेकर उसमें चिट्ठी लिख सकते हैं और चिट्ठी यहाँ रखकर इसे इस तरह बंद करके हम डाकघर द्वारा जिसे भी भेजना चाहते हैं उसे भेज सकते हैं। इससे हमने जो पत्र लिखा है वह कोई पढ़ नहीं पाएगा, पत्र की गोपनीयता बनी रहेगी। यानी अन्य कोई किसी के हाथ में ये लिफाफा आता भी है तब भी वह सिर्फ और सिर्फ पता ही पढ़ पाएगा, अंदर जो हमने चिट्ठी लिखी है वह पढ़ नहीं पाएगा। इसलिए लिफाफे से डाकघर ने पत्र व्यवहार शुरू किया।
इसके बाद विद्यार्थी मित्रों, पत्र की गोपनीयता रखने के लिए डाकघर ने यह जो अंतर्देशीय पत्र इसे कहते हैं, जिसे आप अगर हमारी कक्षा 8 की इकाई में पढ़ोगे तब आप अंतर्देशीय पत्र के बारे में पढ़ोगे, तो इसे अंतर्देशीय पत्र कहते हैं। यहाँ भी पोस्ट कार्ड और लिफाफे की तरह ही यहाँ भी जो लाइनें दी हैं वहाँ हमें पता लिखना है। उसके बाद यहाँ भी 6 कोष्टक दिए हैं, उसमें हमें पिन कोड यानी पोस्टल इंडेक्स नंबर लिखना है, तभी हमारा पता पूरा होगा। फिर इसके पीछे के हिस्से में आप जिस कारणवश पत्र लिख रहे हैं उसके पत्र की शुरुआत हम यहाँ से कर सकते हैं। डाकघर ने इसे मोड़ने का, इस तरह आप उसे मोड़कर पीछे के हिस्से से चारों ओर बंद कर सकते हैं। तो इस तरह हमारा अंतर्देशीय पत्र बन जाएगा, जिसमें भी लिखी हुई बातें या लिखा हुआ पत्र कोई पढ़ नहीं पाएगा। तो डाकघर ने हमारे पत्र की गोपनीयता के लिए लिफाफे और अंतर्देशीय पत्र की शुरुआत की। तो यह बात डाकघरों से हमें यह चीजें मिलती है। तो विद्यार्थी मित्रों, पत्र लेखन जिससे डाकघर के जो पत्र है, पत्र लिखने के जो वस्तुएं हैं, जिससे हम आसानी से कम खर्च में हमारे विचारों को हम व्यक्त कर सकते हैं, किसी के सामने अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। विद्यार्थी मित्रों, मैं जानता हूं कि आज के आधुनिक युग में आपके हिस्से में ऐसा पत्र व्यवहार आया ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आप मोबाइल द्वारा संदेश व्यवहार का काम करते हैं, इसलिए आपके हिस्से में अभी तक इस तरह संदेश व्यवहार का माध्यम आपने अपनाया ही नहीं है। विद्यार्थी मित्रों, आपने पत्र लेखन के बारे में अगर देखा या समझा है या लिखा है, तो वह सिर्फ और सिर्फ आपके अब तक के पढ़ने में जो भी अभ्यासक्रम में आया उसे ही आपने पत्र लेखन के बारे में देखा और लिखा है। आपने क्या काम किया? तो आपके विषय शिक्षक ने जो भी ब्लैक बोर्ड पर पत्र लिखा उसे आपने अपनी नोटबुक में लिख लिया, और अब तक तो सिर्फ 3 या 4 ही विषय वस्तु पर पत्र आते थे, इसलिए आपने उन पत्रों को मुखपाठ कर लिया। और जब भी परीक्षा में पूछा पत्र लेखन, तब आपने वह मुखपाठ किया हुआ पत्र लिख दिया, और आपने जो भी मार्क्स उसके गुण मिले वो उससे आपने संतोष मान लिया। लेकिन अब जैसे जैसे आप बड़ी कक्षा में, उच्च कक्षा में अभ्यास करोगे, तब 2 या 3 पत्र नहीं आने वाले कि आप मुखपाठ करके लिख देंगे। पत्र लेखन असंख्य प्रकार का होता है, उसकी विषय वस्तु तरह तरह की होती है, जिसे अब आप मुखपाठ नहीं कर पाएंगे। इसलिए पत्र लेखन के बारे में आपको ज़्यादा जानकारी और ज्ञान होना चाहिए कि सही तरीके से अब तक जो हमने पत्र लेखन किया उसमें जो गलतियां की, मुखपाठ किया या कोई भी गलतियां की, उसे सुधारने के लिए आज हम पत्र लेखन सही तरीके से अपनी बुद्धिपूर्वक, अपनी ज्ञान पूर्वक कैसे लिख सकते हैं, अपने सोच समझकर हम कैसे पत्र लेखन करते हैं, तो इसके बारे में आज हम समझेंगे। तो मित्रों, पत्र के कई प्रकार हैं, लेकिन कक्षा 8 की पहली इकाई में हम 4 पत्रों के रूप की चर्चा करेंगे, जिसमें पहला पत्र है व्यक्तिगत पत्र। व्यक्तिगत पत्र यानी कि हम अपने मित्र, परिवारजनों या संबंधियों को जो पत्र लिखते हैं वह व्यक्तिगत पत्र आता है। दूसरा पत्र का प्रकार है कार्यालयी पत्र। तो कार्यालयी पत्र मित्रों, जितने भी पत्र के रूप हैं उसमें आप बाकी के रूप अगर आप कम समझेंगे या उसकी जरूरत न पड़े, लेकिन हमारी जिंदगी में एक बार कार्यालयी पत्र की तो अवश्य जरूरत होगी। कार्यालयी पत्र जो बड़े बड़े दफ्तरों में
ऑफिसों में, जिसे आप ऑफिस शब्द से समझते हैं, तो सरकारी दफ्तरों में, सरकारी कार्यालयों में हमें यह पत्र लिखने पड़ते हैं। जैसे शिकायत पत्र है, कार्यालयीय पत्र में हमें कोई विषय के बारे में शिकायत करनी है। मानो कि हम जहाँ रहते हैं उसके आसपास काफ़ी गंदगी है, तो हमें उसकी शिकायत करने हेतु यह कार्यालयीय पत्र लिखना पड़ेगा। या हमारे घर में पानी कम आता है, तो पानी के बारे में शिकायत करनी है। हमारे घर के आसपास के जो रास्ते हैं, रोड हैं, वह खराब हो गए हैं, तो इसके बारे में भी अगर हमें शिकायत करनी है तो हमें यह कार्यालयीय पत्र की जरूरत पड़ेगी। तो मित्रों, दूसरा प्रकार था कार्यालयीय पत्र। अब तीसरा जो प्रकार है वह है प्रार्थना पत्र। प्रार्थना पत्र यानी उसे विनती पत्र भी कहते हैं, जो हमें अगर हम पढ़ते हैं तो पाठशाला में अगर हमें 2-3 दिन की किसी कारणवश छुट्टी लेनी है तो हम हमारे प्रधानाध्यापक यानी आचार्य या हमारे वर्ग शिक्षक को हम जो पत्र लिखते हैं उसे प्रार्थना पत्र कहते हैं। और दूसरा एक प्रकार है व्यावसायिक पत्र। व्यावसायिक पत्र हम किसी व्यापारी से, उससे संबंधित अगर चीज वस्तुएं मंगाते हैं तब हमें व्यावसायिक पत्र लिखने की आवश्यकता होती है। जानता हूं कि आजकल व्यावसायिक पत्र की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आज के आधुनिक युग में हम भी जो चीज वस्तुएं मंगवाते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेज़न है आदि द्वारा हम मोबाइल से ही अपने घर चीज वस्तुएं मंगवाते हैं। लेकिन जब व्यापारी के, अगर एक उदाहरण के तौर पर पुस्तक विक्रेता है जिससे हमें पुस्तकें मंगवानी है, तो हमें यह व्यावसायिक पत्र लिखना पड़ेगा और उसके माध्यम से ही हम पुस्तकें मंगवा सकते हैं। तो यह तो हुए पत्र के प्रकार। अब हमें पत्र लेखन कैसे लिखना है वह बात सीखेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, पत्र लेखन में सबसे पहले समझने वाली जो बात है वह है विषय वस्तु। विषय वस्तु यानी आपके परीक्षा में या जब भी आपको कहीं पत्र लिखना है तो पहले विषय वस्तु को हमारे मस्तिष्क में बराबर समझ लेना चाहिए। अगर आपके मस्तिष्क में विषय वस्तु बराबर बैठ गई या आपने विषय वस्तु बराबर समझ ली तो पत्र लेखन बिल्कुल सरल है। विषय वस्तु आप समझेंगे कि हमें यहाँ किसको पत्र लिखना है, क्यों लिखना है, किस विषय के बारे में लिखना है, यह पहले समझना बहुत जरूरी है। आपने यह बात पूरी तरह समझ ली। कई बार पत्र के, मैंने आगे भी कहा कि कई प्रकार के पत्र हैं, उसमें असंख्य विषय वस्तु आती है। कई बार आपको ऊपर दिया गया होता है एक उदाहरण तौर पर कि अपने मित्र को अपने जन्मदिन पर निमंत्रित पत्र लिखिए, तो यहाँ आपको नाम या किसे पत्र लिखना है उसका पता नहीं बताए, सिर्फ आपको एक विषय वस्तु दिया गया कि अपने जन्मदिन पर आप अपने मित्र को निमंत्रण पत्र लिखिए। तो आपको समझना है कि यहाँ किसे लिखना है, यह नहीं दिया गया, तो आप अपना पता अपने रूप से लिखकर अपने मित्र को आपको पत्र लेखन करना है, पत्र लिखना है। तो आपका मित्र का पूरा पता, फिर अंत में हम बाईं साइड पर अपना मित्र है तो हम लिखेंगे तुम्हारा मित्र और अपना नाम। तो इस तरह कई प्रकार की विषय वस्तु होती है, तो आपको पहले यह विषय वस्तु को बराबर समझ लेना है, तभी आप सरलता से पत्र लेखन कर सकते हैं। अब जो दूसरा मुद्दा है वह है पता। तो पता कैसे लिखा जाता है, तो हमें पूरा पता लिखना भी अब तक आता नहीं है। तो सबसे पहले पता लिखने के लिए हम पता यानी जिसे हम एड्रेस भी कहते हैं उसे समझेंगे। तो यहाँ मैंने उदाहरण के तौर पर एक पता लिखा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ आपकी समझ के लिए, पूरा पत्र नहीं लिखा है। क्यों? क्योंकि पत्र लेखन मैंने आगे भी बताया कि हम पत्र विषय शिक्षक लिखते हैं, हम कॉपी में लिख लेते हैं, फिर वही हम मुख पाठ कर लेते हैं। लेकिन इस बार हमें मुख पाठ नहीं करना, समझकर पत्र लेखन करना है, तो इसलिए हम पहले पता समझेंगे।
तो पता यहाँ दिया गया है, पहले आपने देखा कि 90, तो यह है घर का नंबर। तो पहले आपको घर नंबर लिखना है, जिसका भी पता लिखना है उसका पहले घर नंबर, बाद में बुद्धनगर सोसाइटी, यानी जो भी सोसाइटी है, यहाँ मैंने उदाहरण के तौर पर बुद्धनगर सोसाइटी लिखा है, तो जो भी सोसाइटी, तो पहले क्या आएगा मित्रों, पहले घर नंबर, फिर सोसाइटी, फिर वह सोसाइटी किस एरिया में है, यहाँ मैंने लिखा है लिंबायत, और लिंबायत कहाँ पे आता है, तो सूरत में। इस तरह पूरा पता होता है। फिर मैंने जो आगे बताया उस तरह 6 अंकों का पिन कोड नंबर यहाँ दिया गया है 394210, 6 अंकों का पिन कोड नंबर लिखना है हमें, जिसे भी पत्र लिखना है उसका पिन कोड नंबर लिखना है। फिर आता है दिनांक 8 अगस्त 2011, तो यह पता है। इस तरह आपको पूरा पता लिखना है, जिसमें घर नंबर होना जरूरी है, पिन कोड नंबर भी जरूरी है, सोसाइटी का नाम भी जरूरी है। इस तरह आपको पूरा पता लिखना है। फिर तीसरा जो मुद्दा है पत्र लेखन में है संबोधन। तो संबोधन मैंने आपको आगे भी बताया कि सब पत्र एक जैसे नहीं होते, अलग अलग तरह के पत्र। उसी तरह पता तो एक ही है, आपको कहीं भी पता लिखो, पता लिखने की रीत एक ही है, लेकिन संबोधन बदलता है। संबोधन किस तरह बदलता है कि अगर आप अपने मित्र को पत्र लिखते हैं तो संबोधन आएगा प्रिय मित्र और उसका नाम। लेकिन यहाँ हम पिताजी को पत्र लिखते हैं तो वहां प्रिय पिताजी नहीं लिख सकते, हमें शिष्ट भाषा में संबोधन लिखना है, तो हम लिखेंगे पूज्य पिताजी या पूज्य पिताजी। इस तरह संबोधन बदलते रहते हैं। उसी तरह यहाँ अगर हम हमारे वर्ग शिक्षक को पत्र लिखते हैं तब भी संबोधन बदलेगा कि पूज्य गुरुजी या पूजनीय गुरुजी, तो संबोधन बदलते रहते हैं। संबोधन के लिए हमारी किताब में पेज नंबर 8 में ऐसे कई संबोधन दिए हैं जिसे आप पढ़कर समझ भी सकते हैं। उसके बाद आता है विषय वस्तु। हमने पता समझ लिया, संबोधन समझा, फिर हमें विषय वस्तु। तो विषय वस्तु में आपको पत्र लेखन में कम से कम 3 परिच्छेद में, परिच्छेद यानी जिसे आप पैराग्राफ के नाम से भी परिचित हैं, तो ऐसे हमें कम से कम 3 परिच्छेद में पत्र लिखना है, ना कि बहुत ज्यादा, जिसमें संक्षिप्त में ही पत्र होना चाहिए। महत्वपूर्ण और जरूरी बातें ही लिखनी है, 2 या 3 पेज का पत्र नहीं लिखना है। तो इस तरह 3 परिच्छेद में आप विषय वस्तु लिख सकते हैं। तो 3 परिच्छेद विषय वस्तु में करेंगे, 3 पैराग्राफ। तो पहला जो पैराग्राफ आएगा, परिच्छेद आएगा, उसमें हम कुशल मंगल के समाचार पूछ सकते हैं, और कुशल मंगल के समाचार पूछकर बाद में हम पत्र क्यों लिख रहे हैं उसके बारे में आपको पहले परिच्छेद में लिखना है। दूसरा परिच्छेद आएगा, उसमें हमें अगर मान लो एक उदाहरण पर हमें निमंत्रण पत्र अपने मित्र को लिखना है, तो हम लिखेंगे कि भाई इस तारीख को मेरा जन्मदिन है और जन्मदिन के पूरे दिन आप कैसे अपना जन्मदिन मनाना चाहते हैं उसके बारे में आपको लिखना है। जैसे कौन कौन आने वाला है, सब मित्र आएंगे तो हम क्या क्या करेंगे जन्मदिन के दिन, इस तरह आपको दूसरे परिच्छेद में लिखना है। और अंतिम जो परिच्छेद आएगा वह है संबंध और नाम। तो 2 परिच्छेद में आपने पत्र पूरा लिख दिया, और अंतिम जो परिच्छेद है उसमें संबंध और नाम, जिसे हमें अपनी बाईं ओर पत्र लेखन शुरू करते हैं तो बाईं ओर से हमारा पता, संबोधन, विषय वस्तु, और अंत में बाईं ओर हमें अपना संबंध और नाम लिखना है। जैसे हम मित्र को पत्र लिखते हैं तो यहाँ लिखेंगे तुम्हारा मित्र और अपना पत्र लिखने वाले का नाम। इसी तरह पत्र लेखन का पूरा ढांचा एक ही प्रकार का होता है, लेकिन विद्यार्थी मित्रों एक ही जैसा पत्र हम हर बार किसी को नहीं लिख सकते, विषय वस्तु के अनुरूप लिखना पड़ता है। यही पत्र अगर हम अपने गुरुजी या व्यावसायिक पत्र लिखते हैं, प्रार्थना पत्र लिखते हैं, या शिकायती पत्र कार्यालय में लिखते हैं, तब हमारा पहला परिच्छेद कुशल मंगल के समाचार का नहीं होगा।
तब आप कैसे हो, मैं ठीक हूँ, ऐसी कोई चीज लिखनी नहीं होती है। कार्यालयिक पत्रों में, प्रार्थना पत्र में या व्यवसायिक पत्रों में यह बात नहीं लिखते। इसीलिए हमारी किताब में 7 अलग अलग प्रकार के उदाहरण दिए हैं, जिसमें निमंत्रण पत्र भी है, बधाई पत्र है, आश्वासन पत्र है, कार्यालयिक पत्र है और व्यवसायिक पत्र है। तो इस तरह आप उन 7 पत्रों का अभ्यास करके समझिए और उस पत्र को, पूरा पत्र किताब में से 7 पत्र बिल्कुल समझकर फिर आप पत्र लेखन कर सकते हैं। एक बात, पत्र लेखन में हमारी भाषा बिल्कुल सरल होनी चाहिए। आपके शब्द लिखते समय सामने वाले को भी समझ में आए, ऐसी सरल भाषा में पत्र लिखना है। और वाक्य रचना जो हमें बिल्कुल सही तरह से पहले सोच कर लिखना है। कई बार हम गलतियां कर देते हैं। हमें एक लड़की अगर पत्र लिखती है तो प्रिय सखी लिखेगी, तो उसकी वाक्य रचना बदल जाएगी कि मैं यहाँ ठीक हूँ, मैं यह लिख रही हूँ, मैं यहाँ मजे में हूँ। इस तरह वह लड़की के जैसा वाक्य प्रयोग करेगी। अगर लड़के पत्र लिख रहे हैं तो उनकी वाक्य रचना में लिख रहा हूँ आदि शब्द के प्रयोग होते हैं। उसी तरह पत्र लिखते समय हमें वाक्य रचना का भी ध्यान रखना है। तो आप इस तरह किताब के 7 पत्रों का सही तरह से अभ्यास करें। जब हम रूबरू मिलेंगे तब हम पत्र लेखन लिखकर समझेंगे। अभी तो सिर्फ आपको पत्र लेखन का ढांचा यानी उसका स्वरूप ही मैंने बताया। अब हमारे पत्र में एक और पाठ में, इकाई में है पत्र एवं डायरी। तो डायरी क्या है उसके बारे में हम समझेंगे। तो डायरी शब्द अंग्रेजी भाषा का है, जिसके लिए हिंदी में दैनंदिनी या दैनिकी शब्द का प्रयोग होता है। विद्यार्थी मित्रों, डायरी लेखन के बारे में हम समझेंगे। तो डायरी लेखन भी हमारी इकाई का एक प्रकार है। तो हम देखेंगे कि डायरी लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो डायरी, आप प्रतिदिन हमारे जीवन में जो घटनाएं घटित होती हैं, जो अनुभव हमें होता है, उसको लिखना यानी उसे डायरी लेखन कहते हैं। हमारे जीवन में जो भी घटनाएं घटित होती है, जो भी हमें अनुभव मिलता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, उसे लिखना, उसे डायरी लेखन कहते हैं। डायरी लेखन के लिए सबसे पहले बाईं ओर दिनांक यानी तिथि शब्द प्रयोग भी होता है। तो दिनांक और हम जहाँ रहते हैं उस शहर का नाम, यह 2 ही चीजें बाई साइड पर पहले लिखनी है, फिर हम डायरी लेखन कर सकते हो। डायरी लेखन करते समय हमें कुछ बातों का महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना है। जैसे डायरी लिखते समय हमें यह ध्यान रखना है कि संक्षिप्त में लिखना है, बहुत लंबा लिखना नहीं है। अगर आप अपने काल्पनिक विचारों से लिखते ही जाओगे तो आप जहाँ जिस नोटबुक में या डायरी लिख रहे हो उसके पूरे पन्ने भर जाएंगे। तो आपको यह समझना है कि डायरी लेखन संक्षिप्त में करना है, उसमें कोई भी काल्पनिक बातें नहीं होनी चाहिए, किसी की निंदा टिप्पणी आदि से हमें दूर रहना चाहिए। फिर जो है डायरी लेखन करते समय काल्पनिक बातें नहीं लिखनी है, जो हकीकत सत्य घटना घटित हुई है उसे ही सिर्फ लिखना है, वह भी संक्षिप्त में, उसका मुख्य सार ही लिखना है। बहुत लंबी बातें लिखनी नहीं है, संक्षिप्त में लिखना है, काल्पनिक बातें नहीं लिखनी है। उदाहरण के तौर पर रास्ते में कहीं एक अकस्मात आपने देखा, तो अकस्मात के बारे में जो सत्य घटना आपने देखी, आपके नजर के सामने जो घटना घटित हुई उसे ही लिखना है, फिर काल्पनिक बातें नहीं लिखनी। फिर है कि लिखते समय डायरी में चित्रात्मक नहीं करना है, यानी जो भी घटना आपने देखी, आप जो डायरी में लिख रहे हैं उसको चित्र नहीं बनाने हैं, सिर्फ और सिर्फ लिखना है, वह भी सार लिखना है उसका मुख्य। डायरी लिखते समय और एक बात ध्यान रखनी है कि हमें क्रमबद्ध तरीके से डायरी अगर लिखनी है तो मान लो कि आज
1 तारीख की डायरी लिखना हम शुरू करते हैं तो फिर 2 तारीख की, फिर 3 तारीख की, 4 तारीख की, ऐसे क्रमबद्ध डायरी लिखनी है, क्योंकि तभी हमें सत्य घटनाएं या हमने जो भी घटना देखी है जिसके बारे में हमें लिखना है उसके बारे में हमें याद रहेगा। डायरी जो है वह हर रोज प्रतिदिन भी लिखी जाती है, साप्ताहिक भी लिखी जाती है, पाक्षिक यानी 15 दिन में भी लिखी जाती है और मासिक यानी महीने में भी लिखी जाती है। लेकिन विद्यार्थी मित्रों, अगर हम पाक्षिक डायरी लिखने बैठेंगे तो 15 दिन पहले क्या हुआ था वह घटना हम भूल जाएंगे और फिर हम काल्पनिक की ओर मुड़ जाएंगे और काल्पनिक विचार लिखने लगेंगे। सत्य घटना तो शायद हम भूल जाएंगे, 15 दिन में भूल जाएंगे, महीने में भी भूल जाएंगे या साप्ताहिक में भी भूल जाएंगे। इसलिए अगर डायरी लेखन लिखनी है तो हमें हर रोज प्रतिदिन ही डायरी लिखनी चाहिए, जिससे सुबह से जो घटना घटित हुई वह शाम तक हमें सभी घटनाएं याद रहती है। और डायरी लेखन का फायदा यह है कि जो व्यक्ति डायरी लिखता है उसके जीवन के बारे में और उसके अनुभव के बारे में हमें ज्ञान मिलेगा, उससे हमें सीख भी मिलेगी। अगर जो डायरी लिखता है उस व्यक्ति के जीवन में कुछ घटित घटनाएं घटी या उसमें कुछ बुराइयां हैं तो वह भी अपनी अच्छाई बुराई दोनों लिखेंगे, तो वह दोनों हम समझेंगे तो हमारे जीवन में भी हम अपना परिवर्तन डायरी पढ़कर ला सकते हैं। डायरी क्या है कि हर व्यक्ति की अलग अलग होती है, उसके विचारों के अनुरूप डायरी होती है, यानी डायरी एक जैसी नहीं हो सकती, वैयक्तिक है। अपने अपने सोच विचार, अपने दिन में जो भी घटना घटित हुई तो सबके जीवन में अलग अलग घटनाएं घटित होती है, सबको अलग अलग अनुभव होता है। इस तरह डायरी अलग अलग प्रकार की हो सकती है, लेकिन मुख्य बातें यही ध्यान में रखनी है कि हमें काल्पनिक विचार, किसी की निंदा, टिप्पणी, चित्रात्मकता यानी कोई चित्र नहीं दौड़ने हैं। इस प्रकार हमें कुछ बातों को ध्यान में रखकर हमें डायरी लेखन करना है। डायरी संक्षिप्त होनी चाहिए, सार गर्भित यानी मुख्य उसमें सार ही आना चाहिए। घटना चाहे कितनी भी लंबी हो लेकिन हमें पूरा नहीं लिखना है, उसमें से जो मुख्य सार है, मुख्य जो घटना घटित हुई है वही लिखना है। पूरा अगर पूरी घटना लिखेंगे तो हम पूरे दिन में हमारे साथ ऐसी कितनी ही घटनाएं बनेंगी, कितनी ही बातें शाम तक हमारे साथ अच्छी बुरी सब कुछ घटित होगी। सब अगर आप पूरे लंबे तरीके से लिखोगे तो डायरी के पूरे पन्ने भर जाएंगे। इसलिए डायरी का मुख्य उद्देश्य है संक्षिप्त में लिखना, समझ में आए ऐसा लिखना। अस्तु, जय भारत।